हेलो दोस्तों। बहुत से नौजवान मुझसे रब्ता करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि वो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन अच्छे वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं। तो वो मुझसे पूछते हैं कि इसका क्या तरीक़ाकार है। दोस्तों, अच्छे मुल्क में जाना, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना, पैसे कमाना, दुनिया देखना, ये सब की ख्वाहिश होती है और ये एक बिल्कुल जायज़ ख्वाहिश है। लेकिन इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बहुत सख्त मेहनत, प्लानिंग, हाज़िर दिमागी और किस्मत चाहिए। बहरहाल जी, आज की वीडियो में ब्रीफली मैं आपके साथ इमिग्रेशन के तरीके डिस्कस करूँगा। तो कुछ 6 तरीके हैं जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। इनमें से कुछ तरीके अच्छे हैं, बेहतर हैं और कुछ तरीके बेहतर नहीं हैं। तो जी, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे बेहतर तरीके से। तो सबसे पहले जो इमिग्रेशन का तरीका है वो है स्किल्ड इमिग्रेशन या हाईली स्किल्ड इमिग्रेशन। अगर आप पाकिस्तान में हैं, आप पढ़ें लिखें, अच्छे इदारों में जॉब करें और जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा, अच्छी क्वालिफ़िकेशन होगी, तो आपको मुमकिन तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज़ की इमिग्रेशन वैसे ही मिल जाएगी। इसमें मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स हैं। सबसे पहले मैं मेडिकल की फ़ील्ड आपके साथ डिस्कस करूँगा। जो बच्चे पाकिस्तान में डॉक्टर्स बनते हैं, अच्छे मेडिकल कॉलेजेस से डॉक्टर बनते हैं, उसके बाद उनके पास एक्सपीरियंस होता है, हाउस जॉब का एक्सपीरियंस होता है, वो एक बार बाहर जाके स्पेशलाइजेशन कर लें तो उसके बाद फिर उनको इमिग्रेशन मिलने का बहुत अच्छा चांस होता है। अक्सर वेस्टर्न कंट्रीज़ तो ऐसे डॉक्टर्स को बहुत अच्छी ऑफ़र्स करते हैं और वो कहते हैं कि जी आप हमारे मुल्क में रह लें, आप हमारे मुल्क में रह जाएं और यहीं पे रह के काम करें। और बहुत से अच्छे डॉक्टर्स वहीं पे रह जाते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। तो ये मैंने डॉक्टर्स की आपको मिसाल दी। उसके अलावा जो नर्सिंग स्टाफ है, यकीन करें नर्सिंग स्टाफ की मैंने बहुत अच्छी डिमांड देखी है। नर्सिंग में ये कि मेल नर्स हो या फीमेल नर्स हो, उसने अच्छी सी नर्सिंग क्वालिफ़िकेशन हासिल की हो, अच्छे हस्पताल जैसा कि पाकिस्तान में आगा खान है, शौकत खानम है, या इस किस्म के अच्छे प्राइवेट या सरकारी हस्पतालों में जॉब का एक्सपीरियंस हो, तो यकीन करेंगे नर्सिंग स्टाफ को भी खलीजी ममालिक और वेस्टर्न कंट्रीज़ हाथों हाथ ले लेते हैं, इमिग्रेशन उनको मिल जाती है। आज से कुछ साल पहले की बात है, मेरे एक दोस्त थे, उनकी वालदा आगा खान हस्पताल कराची में नर्स थी। तो उन्होंने इमिग्रेशन अप्लाई की, कनाडा की। कैनेडियन इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने तकरीबन 4 साल का अर्सा लिया, लेकिन उनको इमिग्रेशन मिल गई थी और वो फैमिली समेत एक साथ पूरी फैमिली उनकी फ्लाई कर गई थी। अच्छा, इसके अलावा मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से आईटी में मास्टर्स किया था। ये आज से कोई तकरीबन 18 साल पहले की बात है। मेरे दोस्त ने एफबीआर में जॉब स्टार्ट की, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू। तो मेरे दोस्त की क्वालिफ़िकेशन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से आईटी में मास्टर्स थी और 3-4 साल का एक्सपीरियंस था एफबीआर में काम करने का। तो मेरे दोस्त ने 2008 में, आज से तकरीबन 14 साल पहले, इमिग्रेशन अप्लाई की थी। तो मेरे दोस्त को इमिग्रेशन वैसे ही मिल रही थी, लेकिन वो उस वक्त गया नहीं था। ये मैं बात कर रहा हूँ यूके इमिग्रेशन की। बहरहाल जी, 2 साल बाद मेरे दोस्त ने दोबारा इमिग्रेशन अप्लाई की थी और उसकी किस्मत अच्छी थी कि हाईली स्किल्ड इमिग्रेशन तब भी खुली हुई थी। तो उसको इमिग्रेशन मिल गई थी और वो यहाँ पे आके सेटल हो गया था और तकरीबन 6 से 7 साल में उसको नेशनलिटी भी मिल गई थी। तो दोस्तों, ये मैं आपको इमिग्रेशन के वो तरीके बता रहा हूँ जो कि अच्छे तरीके हैं। इसके अलावा आपको मैं ये भी बताऊँ कि आज से 14 साल पहले जब मैं कैम्स कॉलेज कराची में ACCA की स्टडीज़ कर रहा था, तो उस वक्त हमारे साथ बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियाँ हुआ करते थे। हम सब स्टूडेंट थे, हम सब अकाउंटेंसी पढ़ रहे थे। तो बहुत से प्रोफेशनल अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स वो अकाउंटिंग फर्म्स में इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप कर रहे होते थे। उस दौर में यकीन करें उनको 10-10 हज़ार रुपये मिलता था, लेकिन वो 10,000 समझें कि सिर्फ स्टाइपेंड है। असल चीज़ ये होती है कि वो जो 3 साल का आर्टिकलशिप करते हैं, उसमें जो एक्सपीरियंस उनको मिलता है
वो एक्सपीरियंस बड़ा वैल्यूएबल होता है। तो जी मैं उन लड़के लड़कियों को देखता रहा, उन्होंने अपनी क्वालिफ़िकेशन मुकम्मल की, उन्होंने 3 साल के आर्टिकल्स मुकम्मल किए, अच्छी जॉब, अच्छा एक्सपीरियंस लिया, और उसके बाद वो पाकिस्तान में भी मल्टीनेशनल फर्म्स में काम कर रहे थे। बहुत सारों के साथ तो ये हुआ कि उनकी फर्म्स ने उनको उठा के किसी को कनाडा मूव कर दिया, किसी को अमेरिका मूव कर दिया, और जो बाकी बचे थे वो कहीं ऑस्ट्रेलिया चले गए। और उनके अलावा जो मिडल ईस्ट वगैरह में भी थे, उन्होंने भी बहुत सख्त मेहनत की, अच्छी जॉब की, अच्छा एक्सपीरियंस हासिल किया, और उसके बाद वो भी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पहला तरीका है, अच्छे से पढ़ें लिखें, जॉब करें, अच्छा एक्सपीरियंस गेन करें, अच्छे इदारों में एक्सपीरियंस गेन करें, तो आपको हाईली स्किल्ड या स्किल्ड इमिग्रेशन मिलने का चांस वैसे ही बहुत अच्छा है। दोस्तों मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इमिग्रेशन के लिए जो बेस्ट टाइम होता है वो 20 से 30 साल के दरमियान अगर आपकी उम्र है तो वो आपके लिए इमिग्रेशन का बेस्ट टाइम है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 20 से 30 साल के दरमियान। अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर हो गई है तो फिर भी आपके अच्छे चांसेस होंगे, लेकिन अगर आपकी उम्र इससे भी ज़्यादा होती जा रही है, 40 तक पहुँच गई है, तो फिर स्किल्ड इमिग्रेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। फिर आप इन्वेस्टमेंट वीज़ा, इन्वेस्टर वीज़ा कुछ उस कैटेगरी में अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको मेडिकल की एग्जांपल दी, मैंने आपको आईटी की एग्जांपल दी, अकाउंटेंसी स्टडीज़, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल्स, उनकी मिसाल दी। इसी तरह कुछ इंजीनियर्स को मैं जानता हूँ जिनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, उनको भी ऑस्ट्रेलिया वगैरह की इमिग्रेशन स्ट्रेट अवे मिल जाती है। तो अब आपने करना ये कि आप अगर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या आप पढ़ाई मुकम्मल कर चुके हैं और जॉब कर रहे हैं, अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल के दरमियान है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मुख्तलिफ इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स से मिलें, उनसे पूछें कि अगर आपके इमिग्रेशन के चांसेस किसी वेस्टर्न कंट्रीज़ में हैं तो वो बताए, क्या आप इमिग्रेशन का क्राइटेरिया मीट करते हैं। अगर तो करते हैं तो वेल एंड गुड, अप्लाई करने में फिर देर ना करें। अगर आप इमिग्रेशन का क्राइटेरिया मीट नहीं करते तो फिर आप देखें कि आपके अंदर कहाँ पे कमी है, उस कमी को पूरा करने की कोशिश कीजिए। जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं उनके साथ राब्ते में रहें, उनसे इंफॉर्मेशन वगैरह इकट्ठी करते रहें, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने देखा है कि कुछ कैटेगरीज़ ऐसी होती हैं जिसमें स्किल्ड इमिग्रेशन खुलती है और कुछ कैटेगरीज़ में से वो प्रोफेशंस निकालते जाते हैं। तो कुछ फील्ड्स में इमिग्रेशन की डिमांड होगी और कुछ फील्ड्स में डिमांड नहीं होगी। तो ये जो सारी चीज़ें ना, इंफॉर्मेशन गैदर करें और प्लान बनाएं, उस प्लान को एग्जीक्यूट करें। भाई अगर आपका काम बन जाता है वेल एंड गुड, अगर आपका काम नहीं बनता तो फिर आप नेक्स्ट प्लान करें और फिर उसको एग्जीक्यूट करें। यकीन करें, मैं कई ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ जिन्होंने फेक पेपर्स पे स्किल्ड इमिग्रेशन अप्लाई की और उनकी किस्मत ऐसी थी कि उनकी इमिग्रेशन फिर भी हो गई, और वो यकीन करेंगे 2-2, 3-3 साल में वेस्टर्न कंट्रीज़ का पासपोर्ट ले चुके थे। आज वो मज़े से रह रहे हैं। तो दोस्तों आपको मैं डॉक्टर्स के बारे में बता रहा था। बरतानिया में सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट डॉक्टर्स इंडिया से हैं और दूसरे नंबर पे जो इमिग्रेंट डॉक्टर्स हैं वो पाकिस्तान से हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये हाईली स्किल्ड या स्किल्ड इमिग्रेशन का रास्ता था जो मैंने आपको बताया। ये रास्ता लंबा रास्ता है, इस पर सख्त मेहनत चाहिए, लेकिन यकीन करें कि ये सबसे बेहतरीन रास्ता है। अगर आप पाकिस्तान में कामयाब हैं तो आप दुनिया भर में कहीं पे भी कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्टडी वीज़ा लेके जाएं। ये वो तरीका है जो कि मैंने खुद फॉलो किया था। इस तरीके में पहले तरीके से ज़्यादा ख्वारी है, लेकिन उसके बावजूद ये दूसरे नंबर पे बेहतर तरीका है। तो गेम अब आपने ये करनी है कि यहाँ से पाकिस्तान से आप स्टडी वीज़ा लेके किसी वेस्टर्न कंट्री में जाएं, वहाँ जाके पढ़ें लिखें, अपनी डिग्री मुकम्मल करें। अगर आपको इमिग्रेशन मिलती है वेल एंड गुड, कोई स्किल्ड कैटेगरी, कोई हाईली स्किल्ड कैटेगरी मिलती है तो वेल एंड गुड, कोई और ऑप्शन आपको मिलता है तो वो आप इस्तेमाल करें। और अगर कुछ भी नहीं होता तो फिर शादी करके वहाँ पे सेटल हो जाएं।
आप में से अक्सर दोस्त इमिग्रेशन चाहते हैं। आप इमिग्रेशन इसलिए नहीं चाहते कि आप बाहर के मुल्क जाएं और चंद साल बाद आप वापस आ जाएं। नहीं, आप सेटल होना चाहते हैं, आप वेस्टर्न कंट्री का पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं। तो आप अगर इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतनी ख्वारी उठा रहे हैं कि आप पैसे लगा के फैमिली से जुदाई बर्दाश्त करके बैरून मुल्क जा रहे हैं, वहाँ जाके पढ़ रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, जॉब्स भी कर रहे हैं, और उसके बाद आप वापस तो नहीं आना चाहते। तो दोस्तों, पढ़ाई के बाद आपको स्किल्ड या हाईली स्किल्ड इमिग्रेशन अगर मिलती है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं मिलती, और अगर आपके पास आखिरी ऑप्शन शादी है, शादी करके आप वीज़ा ले सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंस और नेशनलिटी ले सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि शादी को आखिरी ऑप्शन अपने पास रखें। शादी करनी तो है ना कहीं तो करनी है, पाकिस्तान में करनी है या बाहर करनी है। तो अगर शादी करके आपकी ज़िंदगी सेट हो रही है तो आप ज़रूर करें। लड़का है या लड़की हैं, जो भी हैं, देखें वहाँ पे कोई अच्छा आपको पार्टनर मिल जाए तो शादी करके सेटल हो जाएं, वापस नहीं आना आपने। तो दोस्तों, बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे स्टडी कंसल्टेंट्स हैं। आप मुख्तलिफ स्टडी कंसल्टेंट से मिलें और अपने ऑप्शंस पूछें। इस वक्त यूके और ऑस्ट्रेलिया, इनके स्टडी वीज़ाज़ एक्सपेंसिव हैं। मिडिल क्लास के लिए तो वो मुश्किल है, लेकिन अगर वो काफ़ी स्ट्रेच करें तो उसके बाद वो कोशिश करके फीसेस और दीगर अखराजात पूरे कर सकते हैं। इकनॉमिकल चीपर ऑप्शंस इटली और जर्मनी के हैं। अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो इटली आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इटली का स्टडी वीज़ा तकरीबन 3 से 5 लाख रुपए में मिलता है। उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ और पहली वीडियो में मैंने ये सारी बातें एक्सप्लेन की हुई हैं। दूसरे नंबर पे जर्मनी बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया या यूके का ऑप्शन नहीं मिलता तो आप जर्मनी ट्राई करें। जर्मनी की इकॉनमी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, वहाँ पे अच्छी जॉब्स वगैरह मिल सकती हैं। लेकिन इटली हो या जर्मनी हो, वहाँ पे आपको ज़ुबान का मसला आएगा। मैं अगर आपकी जगह होता, मैं वहाँ पे स्टडी वीज़ा लेके जा रहा होता, तो मैं पूरी कोशिश करता कि मैं इटालियन या जर्मन ज़बान कुछ ना कुछ हद तक सीखूं ज़रूर। दोस्तों, स्टडी वीज़ा के लिए आपकी पहली तरजीह इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री होनी चाहिए, यूके या कनाडा, क्योंकि इन ममालिक में देसी कम्युनिटी पाकिस्तानी इंडियन काफ़ी ज़्यादा हैं। आपको वहाँ पे अपना माहौल भी मिल जाता है, अपने लोग भी मिल जाते हैं, आपका सोशल सर्कल भी बन जाता है, फिर आपकी हेल्प भी हो जाती है और आपको तन्हाई भी महसूस नहीं होती। इंग्लिश ऐसी ज़बान है कि हमारे जो निस्बतन कम पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं वो भी समझ लेते हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो तो बिल्कुल, मैंने देखा है, एक्सपर्ट हो जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो बोल लेते हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में इंग्लिश का बहुत बड़ा एडवांटेज है। दोस्तों, स्टडी वीज़ा में मैं हमेशा गाइड करता हूँ कि ग्रेजुएशन के लिए बैरून मुल्क ना जाएं। ग्रेजुएशन वगैरह पाकिस्तान से करें और उसके बाद मास्टर्स डिग्री के लिए बैरून मुल्क जाएं। दोस्तों, कुछ ना कुछ रिस्क आपको लेना पड़ता है। अपने वक्त में मैं जब यूके गया था तो मुझे नहीं था पता कि स्टडीज़ मुकम्मल करने के बाद मुझे क्या ऑप्शन आगे मिलेगी जिससे मैं वीज़ा, इमिग्रेशन और फिर नेशनलिटी ले सकूं। लेकिन मैं वहाँ पे गया हूँ, मैं कोशिश करता रहा हूँ, मेहनत करता रहा हूँ, मैंने हार नहीं मानी, और उसका नतीजा ये हुआ कि मैं आज ब्रिटिश नेशनल हूँ। तो दोस्तों, अगर आप यूके जाते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ रिस्क तो लेना पड़ेगा। आप मास्टर्स के लिए जाते हैं, आप जाके वहाँ पे मास्टर्स मुकम्मल करते हैं, आगे आपके पास पोस्ट स्टडी वर्कर वीज़ा आपको मिल सकता है। लेकिन पोस्ट स्टडी वर्कर वीज़ा के बाद आगे क्या होगा, वी डोंट नो। 1 साल का अगर आपका मास्टर्स का कोर्स है, तकरीबन आपको 16 से 17 माह का स्टूडेंट वीज़ा मिलता है, और उसके बाद फिर मज़ीद आपको 2 साल का वर्क परमिट मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि 3.5 साल का इमिग्रेशन रूट हमारे पास मौजूद है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, वो हमारा रिस्क है। उसके बाद हमें नहीं पता कि यूके इमिग्रेशन की क्या आगे पॉलिसीज़ होंगी, तो ये कुछ ना कुछ रिस्क आपको लेना पड़ता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको तीसरा ऑप्शन बताने लगा हूँ। तीसरा ऑप्शन है पेपर मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। यूके में मैंने देखा कि बहुत से पाकिस्तानी लड़के जाते थे, वो
किसी वकील के पास जाते थे, वकील उनको किसी यूरोपियन लड़की वगैरह से मिला देता था और वो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस यानी कागज़ी शादी कर लेते थे और इस तरीके से उनको लड़कों को पेपर मिल जाते थे। मैंने जो आपको इमिग्रेशन के दूसरे तरीके में बताया ना कि कुछ ना मिले तो शादी कर ले, मैं जेन्युइन शादी की बात कर रहा था। ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, ये एक डिफरेंट चीज़ है। मैं इस इमिग्रेशन के रूट को पसंद तो नहीं करता, लेकिन बहरहाल ये एक ऑप्शन है और वो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने देखा था कि बहुत सारे लड़के यूके में यूरोपियन लड़कियों वगैरह से शादियाँ कर लेते थे, कागज़ी शादियाँ, लेकिन उसके बाद भी उनकी किस्मत होती थी कि उनको इमिग्रेशन मिलती है या नहीं मिलती। जिनकी लड़की या औरत यूरोपियन आगे से ताउन करने वाली होती थी, उनको तो चले इमिग्रेशन आगे मिल जाती थी, लेकिन कई तो ऐसी थी कि उन्होंने कॉल्स करके, पुलिस को कॉल करके, इमिग्रेशन को कॉल करके खुद लड़कों को पकड़वा दिया। और कई होती थी वो फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर देती थी, लड़के को कहती थी कि हर महीने मुझे इतने पैसे दो वरना मैं तुम्हारा जाके भांडा फोड़ दूंगी। तो बहरहाल जी, ये भी एक ऑप्शन है, इतना पसंदीदा ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन बहरहाल मैंने आपको बता दिया है। तो जी, इस तरीके में ख़र्चा कितना आता था, तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो यूरोपियन लड़की या खातून होती थी वो कम से कम उस ज़माने में, आज से मैं 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 8 से 10,000 पाउंड वो इस काम के लिए मांगती थी। अब हो सकता है कि उनकी प्राइस और ज़्यादा बढ़ गई हो, लेकिन बहरहाल ये चीज़ है। और उसमें भी लड़कों की किस्मत होती थी। कई दफ़ा यूरोपियन लड़कियाँ या ख़वातीन ये सारे पैसे लेके भाग जाया करती थीं और लड़के फिर वहीं के वहीं खड़े होते थे जहाँ पे उनके पास कुछ भी नहीं होता था। दूसरे ऑप्शन में मैंने आपको जेन्युइन शादी का बताया, तीसरे ऑप्शन में मैंने आपको कागज़ी शादी का बताया, और चौथा ऑप्शन ये है कि आप पाकिस्तान में हैं, आपके कोई रिश्तेदार बैरून मुल्क हैं, तो आप उनके बेटे या बेटी के साथ रिश्ता अपना करवाएं, शादी करें और निकल जाएं। ये जितना सुनने में आसान लग रहा है, ये उतना आसान हरगिज़ नहीं है, बहुत मुश्किल ये ऑप्शन है। क्योंकि बाहर वाले जो लड़के लड़कियां हैं उनकी ये सोच होती है कि हमारा मेंटल लेवल, हमारा सोचने का अंदाज़ अलग है, और जो पाकिस्तान के बच्चे हैं उनका सोचने का अंदाज़ अलग है, तो वो उनकी मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं होती। वो अक्सर बैरून मुल्क जो लड़के लड़कियां होते हैं वो अव्वल तो तैयार ही नहीं होते, और अगर वो तैयार हो भी जाएं, शादी हो भी जाए, तो फिर आगे वो शादी चलती है या नहीं चलती, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। तो मैंने देखा कि कम ही शादियां चलती हैं। पहले अगर आप शादी करके यूके जाते थे तो वहाँ पे रूल ये था कि 1.5 साल में आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगी, लेकिन अब फिर काफ़ी अर्सा पहले यूके ने इस पीरियड को 5 साल कर दिया। 5 साल आप स्पाउस वीज़ा पे रहें, उसके बाद आपको परमानेंट रेजिडेंस मिलती है, और परमानेंट रेजिडेंस के 1 साल बाद आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बाहर के पले बड़े लड़के लड़कियों के साथ पाकिस्तानी लड़के लड़कियों का चलना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे में अगर डाइवोर्स हो जाए तो कई दफ़ा लड़कों के पास आगे कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो क्या करें, तो वो फिर वहीं के वहीं खड़े होते हैं और उनको परेशानी लाहिक हो जाती है। लेकिन लड़कियों के लिए निस्बतन थोड़ा सा एक आसान रास्ता होता है। वो अगर कह देंगे जी मैं पाकिस्तान नहीं जा सकती, वहाँ पे मेरी जान को खतरा होगा, तो यूके या कनाडा, वहाँ की गवर्नमेंट्स इनको काफ़ी प्रोटेक्ट करती हैं। लड़कियों के लिए निस्बतन आसान है, लड़की को अलग घर भी मिल जाएगा, उसको ख़र्चा भी मिलेगा, अगर वो जॉब करना चाहती है तो उसको जॉब का राइट भी मिलेगा, और उसको परमानेंट रेजिडेंस भी मिल सकता है। क्योंकि इन ममालिक में ख़वातीन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है, इसलिए लड़कियों के लिए निस्बतन बेहतर ऑप्शन होगा। दोस्तों, अब मैं आपको 5वां ऑप्शन बताने लगा हूँ। 5वां ऑप्शन है असाइलम। असाइलम उन लोगों को मिलती है जिनको अपने बैक होम, अपनी कंट्री में परसिक्यूट किया जाता है। किसी ज़बान, कौमियत, मज़हब की वजह से अगर रियासत किसी बाशिंदे को परसिक्यूट करती है तो वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके असाइलम क्लेम कर सकता है कि पाकिस्तान में मेरी परसिक्यूशन होती है, मेरी जान को ख़तरा है, इसलिए मुझे यहाँ पे सियासी पनाह दी जाए। दोस्तों, पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद है जिसने असाइलम हासिल की हुई है। उनमें से
कुछ केसेस असली होंगे, लेकिन मेजॉरिटी केसेस वो बस ऐसे समझ लें झूठी सच्ची असylum है जो उन्होंने डाली हुई है। तो दोस्तों बात यह है कि आप विज़िट वीज़ा या स्टडी वीज़ा लेके वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएं और जाके वहाँ पे असylum का केस डाल दें। जैसा कि मैंने कहा, बहुत कम लोगों का ये जेन्युइन केस होता है। ज़्यादातर ने स्टोरियाँ बनाई होती हैं और वो स्टोरियों की बेस पे असylum क्लेम करते हैं और बहुत सौ को मिल भी जाता है। बहुत सौ को मिल जाता है, कुछ को नहीं मिलता। एक दफ़ा असylum पास हो जाए तो उनको तमाम राइट्स मिल जाते हैं, उनको वीज़ा भी मिल जाता है और कई लोगों को खर्चा वगैरह भी मिल जाता है। 2 नंबरी करने वालों की किस्मत है या 6 काने या पो 12। ज़्यादातर का तो पो 12 होता रहा है, लेकिन कईयों के किस्मत में 6 काने भी होते हैं। बाज़ पाकिस्तानी लोग असylum हासिल करने के लिए काफ़ी अनोखी स्टोरियाँ बनाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 11 साल पहले 2 पाकिस्तानी लड़कियों ने लेस्बियन की स्टोरी बना के असylum क्लेम की थी। उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान वापस नहीं जा सकते, हम जिन्स परस्त हैं और हमें वहाँ पे प्रोसिक्यूट किया जाएगा, और गालिबन उनको असylum मिल भी गई थी। इसी तरह हम लोग लंदन में ग्रीन स्ट्रीट में रहा करते थे, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था। हमें पता लगा कि वहाँ पे काम करने वाले 2 लड़कों ने गे बन के, हम जिन्स परस्त बन के असylum क्लेम की और उनको असylum मिल भी गई। तो हम लोग काफ़ी हैरान हुए थे। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ इनका मेडिकल वगैरह करवाती होंगी कि पता लगे कि ये आपस में प्यार करते हैं या नहीं करते, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। दोस्तों वो जो सामने इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ बैठी होती हैं ना, और जो इमिग्रेशन की कोर्ट्स होती हैं, अदालतें होती हैं, उनमें जो लोग बैठे होते हैं उनको सब पता होता है कौन सच्चा है कौन झूठा है, लेकिन वो फैसले अपनी ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पे नहीं कर सकते। उन्होंने कानून को फॉलो करना होता है, इस वजह से उनके हाथ बंधे होते हैं। कानून पे, मेरिट पे जो फैसला होता है वो फैसला वो देते हैं। असylum की फील्ड बहुत वास्ट है क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स में आ जाता है, और यूरोपियन ह्यूमन राइट्स लॉ वो बहुत एक वास्ट, एक बड़ा एरिया है, जिसकी वजह से लोगों के असylum केसेस साल हर साल तक चलते रहते हैं। पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं वो भी बाहर के ममालिक में जाके असylum क्लेम करती हैं। बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो तो अगर उनको पता लग जाए, उनको भनक पड़ जाए कि ये पाकिस्तानी माइनॉरिटी से है, तो वो वीज़ा देते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये अगर आ गया तो ये तो वापस नहीं जाएगा, ये यहाँ पे रहेगा, ये कागज़ भी लेगा और ये हमारे सिस्टम के ऊपर बोझ भी बनेगा इस वजह से। और दोस्तों बदकिस्मती की बात यह है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी पासपोर्ट की बेतौकीरी की वजह यही इमिग्रेशन फ्रॉड्स, असylum और इस किस्म की जो 2 नंबरियाँ हैं, उस वजह से हमारे पासपोर्ट की बेतौकीरी है। दोस्तों छठा तरीका सबसे बुरा तरीका है, इसको कहते हैं डंकी। ये बिल्कुल जाहिलों वाला और इलीगल तरीका है, और दोस्तों मैं तो आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस तरीके को फॉलो करें, क्योंकि ये वो तरीका है जिसपे आपकी जान को ख़तरा है। दोस्तों इसमें होता ये है कि लोग पाकिस्तान में एजेंट्स को लाखों रुपया देते हैं, और वो एजेंट्स, इंसानी स्मगलर, नौजवानों को कंटेनर्स में भर के बलूचिस्तान के रास्ते रवाना कर देते हैं। अब दोस्तों ये इतना बुरा रास्ता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बलूचिस्तान में सबसे पहले तो ख़तरा ये है कि आप BLA के कर्मचारियों के हाथ ना चढ़ जाएं। अगर चढ़े वो तो पंजाबी शनाख्ती कार्ड दे के आपको वैसे ही मार देंगे। अगर आप उनसे बच गए, ईरान पहुँचे, तो ईरान में भी गार्ड्स वगैरह को अगर आप ईरान पहुंच जाते हैं, वहाँ पे भी गार्ड्स को या अथॉरिटीज़ को पता लग जाता है तो वो आपको पकड़ेंगे, और वो फिर जो आपके साथ करेंगे वो भी अच्छा नहीं है। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, ईरान से क्रॉस होकर आपने तुर्की में जाना है, तुर्की में भी बहुत मुश्किल हालात होंगे, और तुर्की से फिर आगे ग्रीस, यूनान में आपने घुसना है। यूनान जो है वो यूरोपियन यूनियन में आ जाता है, लेकिन मैंने सुना है कि यूनान के बॉर्डर पे कई दफ़ा जो गार्ड्स होते हैं वो स्ट्रेट फायरिंग कर देते हैं। तो मैंने आपको बताया इस रास्ते पे कदम कदम पे मुश्किलात हैं। यूनान अगर आप किस्मत से पहुंच भी गए तो उसके बाद आप कोशिश करेंगे कि आगे मज़ीद सेंट्रल या वेस्टर्न
यूरोप के किसी मुल्क में पहुँचें, जर्मनी वगैरह में पहुँचें, वहाँ पे जाके आपने वही झूठी सच्ची असाइलम की दास्तान डालनी है और उम्मीद करनी है कि उसकी बेस पे आपको असाइलम मिल जाए। आप अपनी जान को ख़तरे में डाल के इस रास्ते पे चलते हुए जाएंगे, और अगर आपको जाके असाइलम मिल भी जाती है तो आप अपने मुल्क की बदनामी करके वो असाइलम हासिल कर रहे हैं। दोस्तों, मैं तो ये तरीका कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस तरह जाएं। उससे तो करोड़ गुना बेहतर आप पाकिस्तान में ही रहें। अब पाकिस्तान में रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें, माँ के हाथ की बनी हुई रोटियाँ खाएँ, यहीं पर रह के मेहनत मजदूरी करें या पढ़ें लिखें, यहीं पर अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। अगर इमिग्रेशन हासिल भी करनी है तो फिर उसके लिए कोशिश करें कि आपके पास पैसे हों, आपके पास एजुकेशन हो, स्किल हो, ताकि आप अच्छे तरीके से स्किल्ड इमिग्रेशन हासिल कर सकें। दोस्तों, मैं अगर कभी ऐसे होता, मैं तो कभी भी 2 नंबर तरीके से इमिग्रेशन ना लेता। मैं तो 2 नंबर कागज़ पे भी ट्रैवल ना करता, पाकिस्तान से बाहर ही ना जाता, क्योंकि भाई हम डरपोक लोग हैं, हमें बहुत डर लगता है इस बात से। इसलिए मैं ये तरीका सजेस्ट नहीं करता। तो दोस्तों, मैंने इमिग्रेशन हासिल की थी, वो मैंने इल्म और हुनर के रास्ते पे चलते हुए हासिल की थी। मैंने आपको इमिग्रेशन के 6 तरीके बताए। इनमें से सबसे अच्छे जो रूट्स हैं वो पहले 2 रूट्स हैं। वो जो पहले 2 रूट हैं वो टेस्ट मैच की तरह हैं, लॉन्ग टर्म। उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है, सब्र से खेलना पड़ता है, लेकिन जो इमिग्रेशन आपको मिलती है वो रिस्क फ्री इमिग्रेशन है। जो बाद के 3 तरीके हैं वो, और ख़ास तौर पे जो शॉर्टकट वाले तरीके हैं, उनमें रिस्क ज़्यादा है। आखिरी वाले ऑप्शन में, डंकी में, तो आपकी जान जाने का ख़तरा है। तो दोस्तों, ये सारी बातें हैं। आइंदा आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ यूके स्टडी वीज़ा, जर्मनी स्टडी वीज़ा, ये भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। परदेश में ज़िंदगी कैसी होती है और मज़ीद परदेश में सर्वाइव करने की टिप्स, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरा अपना इमिग्रेशन एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर आप पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते तो आपको पाकिस्तान में रह के क्या काम करना चाहिए, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन दबाइए। शुक्रिया।